नहीं, वेव्स में कोई खास डेरिवेशन नहीं बताते हैं। ये पेंडुलम एंडुलम कहाँ है यार, ये तो एसएचएम का पार्ट है। एसएचएम जब करवाया ही नहीं। इसका टेस्ट नहीं किया मैंने वेव्स का। चलो देखो, वेव्स ठीक है, सीधे आ जाओ। वेव्स क्या है? किसी भी चीज में डिस्टरबेंस। अब देखो, पार्टिकल है, पार्टिकल हो या ना हो, पार्टिकल में डिस्टरबेंस हो, डिस्टरबेंस आगे जाए, डिस्टरबेंस आगे जाए लेकिन पार्टिकल आगे नहीं जा रही। ठीक है, मान लो डिस्टरबेंस क्या, मान लो एक नॉर्मल लाइन से सब लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग लाइन से खड़े हैं असेंबली में, अपन ने एक के कान में बात बोली, उसने आगे वाले के कान में बात बोली, उसने आगे वाले के कान में बात बोली, बात आगे जा रही है, इंसान आगे नहीं जा रहा, मतलब पार्टिकल खुद आगे नहीं जा रहा लेकिन बात आगे जा रही। बात को अपन डिस्टरबेंस से रिलेट कर दें, इंसान को अपन पार्टिकल से रिलेट कर दें। बात आगे जा रही मतलब डिस्टरबेंस आगे जा रही, इंसान आगे नहीं जा रहा मतलब पार्टिकल आगे नहीं जा रहा। तो जब भी अपन देखते हैं किसी भी मीडियम का पार्टिकल आगे नहीं जाता लेकिन पार्टिकल के अंदर जो डिस्टरबेंस होती है वो आगे चली जाती है, उसको अपन कहते हैं वेव। सबसे पहले आ जाओ, वेव कितने तरीके की होती हैं, है ना, उसके बाद हर एक वेव को समझेंगे तो जनरली समझ में आ जाएगा। एक होती है मैकेनिकल वेव, अब ट्रांसफर साथ में लिखवाया है, साथ में पढ़ाना नहीं चाहिए लेकिन सॉरी, यहाँ पे मैटर वेव। ठीक है, जैसे देखो, जैसे जैसे कॉपी में पढ़ाया, अभी ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता रहे, वैसे वैसे पढ़ा रहे। बाकी इन दोनों को साथ में पढ़ाना चाहिए, इसको साथ में नहीं पढ़ाना चाहिए, फिर भी लिखा है तो देख लो। मैटर वेव, सबसे पहले मैटर वेव को पढ़ा के अलग कर लेते हैं, फिर अपन मेन चीज पढ़ेंगे। मैटर वेव क्या होती है? मैटर वेव देखो, कोई भी तुम्हारा मान लो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन छोटा सा घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, इसने एक चीज रेडिएट कर दी। क्या रेडिएट कर? अब देखो, घूम रहा है मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो वेव छोड़ रहा है। घूम, इलेक्ट्रॉन घूमा, वेव छोड़ी। मान लो इलेक्ट्रॉन को अपन ने एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन को अपन ने दो शेल बना देते हैं, ये दो शेल है, इलेक्ट्रॉन को अपन ने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, यहां पे एक्साइट हो गया, एक्साइट होके जब वापस जाएगा अपने शेल में वापस जाएगा। देखो, पहले हायर शेल में आ गया, अब जब वापस लोअर शेल में आएगा, वापस लोअर ऑर्बिट में आएगा तो ये एक एनर्जी रिलीज करेगा। एक एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में? मैटर वेव के फॉर्म में। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में करेगा? मैटर वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो भी एनर्जी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड रहती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से जो भी तुम्हारी वेव रिलेटेड रहती है उसको अपन कहते हैं मैटर वेव। ठीक है, इसको और क्या कह सकते हैं? इसको अपन कह सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, अब डेफिनेशन वगैरह अपनी कॉपी से देख लेना, बाकी मतलब इसका इतना ही था। तो तुम्हारा मैटर वेव यहाँ पे खत्म हो गया। मैटर वेव में इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखो, अब मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में एन आ रहा है, इसमें नॉन आ रहा है, तो एम से मतलब मीडियम इसको लगेगा, इसको नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, मैकेनिकल में एम है मतलब इसको मीडियम चाहिए, नॉन मैकेनिकल में एन है मतलब नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ में आया मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। अब मैकेनिकल के अंदर दो तरीके की होंगी, एक ट्रांसवर्स और एक नॉन मैकेनिकल वेव में केवल और केवल होगी ट्रांसवर्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम चाहिए, जिसको मीडियम चाहिए उसमें ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। नॉन मैकेनिकल जिसको मीडियम नहीं चाहिए, जिसको मीडियम नहीं चाहिए उसमें केवल और केवल ट्रांसवर्स हो सकती है। अब सबसे पहले जिसको मीडियम नहीं चाहिए उसको देख लो, क्योंकि इस चैप्टर में मेन अपना ये वाला है। जिसको मीडियम नहीं चाहिए उस वेव को कहते हैं ट्रांसफर, और जिसको मीडियम नहीं चाहिए मतलब नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव में कितनी आती? केवल एक तरीके से ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? सबसे पहले देखो, किसी भी चीज का मूवमेंट, अगर बहुत सारे पार्टिकल, अच्छा पहले ऊपरी वाली पढ़ लो, पहले ऊपर वाली पढ़ लो। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल जिसको मीडियम चाहिए। अब ऊपर वाली को मीडियम चाहिए मतलब मान लो एक मीडियम अपन ने ले लिया गैसियस मीडियम, तो यहाँ पे एक गैसियस मीडियम ले लिया, गैसियस मीडियम ले लिया। यहाँ पे अपन ने बोला, ठीक, अपन ने बोला, अपने मुंह से हवा निकली, वाइब्रेशन निकली, वाइब्रेशन निकली, वो वाइब्रेशन इसको मिल गई। ये क्या होगा? पहले ही जाएगा आगे, आगे गया, फिर ये जाएगा वापस पीछे,
वापस पीछे गया और फिर आ गया वापस अपनी मेन पोजीशन पे। ठीक है, अपन ने इसको एनर्जी दी, इसने ऐसा मूव किया। अब बताओ जब आगे जाएगा ये टकरा जाएगा, इसने एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी, फिर ये भी ऐसा सेम मूवमेंट करेगा। मतलब पहले जो मूवमेंट इसने किया, एक टाइम के बाद मूवमेंट ये करेगा, फिर एक टाइम के बाद ये मूवमेंट ये करेगा, एक टाइम के बाद ये मूवमेंट ये करेगा। मतलब यहाँ पे अपन ने मुंह से बोला तो इस वाले में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, फिर यहाँ से डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होगी यहाँ पे, यहाँ से डिस्टर्बेंस यहाँ पे, यहाँ से डिस्टर्बेंस यहाँ पे डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हुई, तो ये कैसा मूवमेंट करेगा, पहले ऐसा फिर ऐसा वापस ऐसा। ठीक है, सारे वाइब्रेट करने लगे, मतलब अपन ने वाइब्रेशन दी मुंह से, फिर हवा का पहला पार्टिकल वाइब्रेट किया, फिर हवा का आखिरी पार्टिकल तक डिस्टर्बेंस चली गई। तो बताओ ये डिस्टर्बेंस कैसी आ रही है, पहले आगे फिर पीछे। अपन ने फोर्स कहाँ से दी, मतलब हवा अपन ने मुंह से दी, फोर्स अपन ने लगाई ऐसे, फोर्स अपन ने लगाई ऐसे, डिस्टर्बेंस कैसे हो रही, ऐसे फिर वापस ऐसे, ऐसे वापस ऐसे। वेव किस साइड जा रही है, वेव भी जा रही है आगे की तरफ। तो बताओ जब वेव जिस भी साइड जाती है उसको अपन कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव जहां पे भी जाती है उसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यहां से अपन ने कुछ बोला, हवा के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, आवाज जा रही है आगे, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव आगे की तरफ हुई, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव समझ में आ गया। फिर एक होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या फिर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल बताओ ऐसे ऐसे है या ऊपर नीचे है, ऐसे ऐसे है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के पैरेलल में इसका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है। तो जब भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के पैरेलल रहता है उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के पैरेलल है तो उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। यहां पे लिख दो पैरेलल, यहां पे ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर। अब देखो ये हो गया पैरेलल मूवमेंट। अब यहाँ पे मान लो वाटर है, वाटर में अपन ने पत्थर डाल दिया, ये पानी था शांत पानी था, शांत पानी में अपन ने पत्थर डाल दिया, यहाँ से पत्थर डाला, पानी में हलचल पैदा हो गई। कैसी, मान लो पानी ऐसा 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 जाने लगा, पानी ऐसा ऐसा होने लगा। अब देखो इसके जो भी पार्टिकल हैं आगे नहीं जा रहे हैं, पार्टिकल केवल ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसका ये पार्टिकल ऊपर नीचे बस हो रहे हैं, हाँ कुल ऊपर और नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। आगे क्या जा रही है, आगे वेव जा रही है। जैसे अगर हम ऐसे हाथ करेंगे तो देखो हाथ आगे नहीं जा रहा, बस ऐसा लग रहा है कि हाथ आगे जाने वाला, जा नहीं रहा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल केवल ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखो यहाँ से देखो उंगली की टिप केवल ऊपर नीचे हो रही, लग रहे हैं आगे जा रही। सेम यहाँ पे वेव, इसके पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। कैसा लग रहा है, अगर अपन को लग रहा है उस साइड जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये हो गई। अगर अपन को लग रहा है वेव उस साइड जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये हो गई। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल कैसा है, ऊपर नीचे है। तो बताओ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है। तो जब भी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर हो उसको अपन कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव समझ में आ गया। अब देखो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव अपन को समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक मीडियम रिक्वायर्ड था, यहाँ पे एक मीडियम रिक्वायर्ड था। ठीक है, इसमें पार्टिकल थे, मीडियम में पार्टिकल थे, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे थे। लॉन्गिट्यूडनल वाले में पार्टिकल आगे पीछे हो रहे थे। अब एक होती नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव में मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, नॉन मैकेनिकल वेव में मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो जहां पे भी तुम्हारा मीडियम रिक्वायर्ड ना हो उसको अपन कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव देखो सबसे पहले इसका एग्जांपल याद रखो, EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल, दो एग्जांपल बस लिख लो, ज़्यादा एग्जांपल चाहिए तो वीडियो देखना। दो एग्जांपल में, एक रेडियो वेव्स, एक लाइट। ठीक है, अब माइक्रोवेव लिख सकते हो, रेडियो वेव लिख सकते हो, लाइट लिख सकते हो। दो एग्जांपल लिखवा दी, रेडियो वेव और लाइट। किसके एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव। तो समझने वाली बात यह है, नॉन मैकेनिकल में, नॉन मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए, नॉन मैकेनिकल वेव में केवल एक ही टाइप की वेव होती है, ट्रांसवर्स, इसमें लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल भी केवल एक ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो नॉन मैकेनिकल में एक तरीके की वेव ट्रांसवर्स वेव, उसका एक ही एग्जांपल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कैसे ट्रेवल करती, क्या ट्रेवल करती है अपन को नहीं जानना। पार्टिकल में क्या मूवमेंट होता है अपन को नहीं जानना, क्योंकि पार्टिकल होते ही नहीं, ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है। नॉन मैकेनिकल मतलब इसको पार्टिकल नहीं चाहिए, पार्टिकल का कोई मूवमेंट होगा नहीं, पार्टिकल नहीं चाहिए, पार्टिकल का मूवमेंट होगा नहीं। तो भले पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा, अभी उतना नहीं समझा रहे, इतना बस रख लो। ट्रांसवर्स वेव है मतलब इसमें
प्रोपोगेशन आगे की तरफ होती है, प्रोपेगेशन आगे की तरफ होती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो इसमें एक वेव ऐसे चलती है इलेक्ट्रिक वेव, एक वेव इसकी परपेंडिकुलर चलती है, ठीक है। एक वेव ऊपर चल रही है इलेक्ट्रिक वेव, एक वेव परपेंडिकुलर चल रही मैग्नेटिक वेव। नीचे वाले को थ्रस्ट बोलते हैं, ऊपर वाले को वो अभी बताते हैं। तो देख प्रोपोगेशन आगे है, प्रोपोगेशन आगे मूवमेंट इसका परपेंडिकुलर है। ये देखो ये ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे मतलब मूवमेंट परपेंडिकुलर है, जा रही है आगे। इसको अपन कहते हैं ट्रांसवर्स वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये नॉन मैकेनिकल वेव हो गई। नॉन मैकेनिकल वेव को अपन को ज़्यादा पढ़ना नहीं, नॉन मैकेनिकल वेव को अपन अभी के लिए मिटा देते हैं। मैटर वेव अपन ने मिटा दिया था पहले ही, नॉन मैकेनिकल वेव हो गया। अब देखो इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है, मैकेनिकल वेव। एक चीज में सुन लो, जो भी तुम्हारी नॉन मैकेनिकल वेव होती है मतलब कि ट्रांसवर्स वेव होती है, वो चलती है वैक्यूम में। और अगर कोई भी चीज वैक्यूम में प्रोपोगेट करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। तो किसी भी वेव की मैक्सिमम वेलोसिटी कब हो सकती है, वैक्यूम में, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल वेव या मैकेनिकल वेव में से ज्यादा तेज वेलोसिटी किसकी होगी, सिंपल क्वेश्चन। मैकेनिकल वेव या नॉन मैकेनिकल वेव में से ज्यादा तेज वेलोसिटी किसकी होगी, नॉन मैकेनिकल वेव की। क्यों, क्योंकि वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है। तो फास्टेस्ट वेलोसिटी किसकी, नॉन मैकेनिकल वेव की। कितनी वेलोसिटी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है, यही लाइट की स्पीड भी है, ठीक है। क्यों, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब देखो इसमें आओ जरा, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स लेकर, तो ट्रांसवर्स में क्या होता है, पार्टिकल है, पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होता है, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे पार्टिकल का मूवमेंट होता है। आगे की तरफ क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यहां पे क्या लिखोगे, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये ऊपर नीचे क्या है, यहां पे लिख दोगे एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को अपन ने लिख दिया एक्स। अब प्रोपोगेशन को लिख दिया अपन ने आगे की तरफ, आगे की तरफ प्रोपोगेशन हो रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। अगर अपन ट्रांसवर्स वेव की बात करें, केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव की बात करें, तो पार्टिकल ऊपर कितना जाता है उसको अपन कहते हैं क्रेस्ट। ट्रांसवर्स का एग्जांपल देखो, नॉन मैकेनिकल में अपन ने क्या लिखवाया था, नॉन मैकेनिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें ट्रांसवर्स का एग्जांपल ले लो तुम, वाटर वेव, ठीक है, वाटर वेव, स्ट्रेच स्ट्रिंग। लॉन्गिट्यूडनल में साउंड वेव और स्लिंग की, लॉन्गिट्यूडनल में साउंड वेव और स्लिंग की। स्लिंग की वही खिलौना चूड़ी वाला। ट्रांसवर्स में स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, वाटर वेव। अब देखो सबसे ऊपर जितना जाएगा उसको अपन कहते हैं क्रेस्ट, नीचे जितना जाएगा उसको अपन कहते हैं थ्रू, ठीक है। ऊपर क्रेस्ट, नीचे जितना जाएगा उसको अपन कहते हैं थ्रू। अब जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, चाहे ऊपर की डिस्प्लेसमेंट ले लो चाहे नीचे की डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट होगी बराबर। जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उसको अपन कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों के लिए अप्लाइड होता है। ट्रांसवर्स वेव अपन को डायरेक्ट ऐसी ही दिखती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव अपन को आगे पीछे की दिखती है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके अपन ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई दोनों के लिए होता है। तो अब देखो क्रेस्ट, थ्रू, एम्पलीट्यूड, ये किस में पढ़ाया अपन ने, ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है। जैसा मैंने पढ़ाया अभी वैसा बस बता रहे, तो ये किस में पढ़ाया, ट्रांसवर्स वेव में। क्रेस्ट, थ्रू और बीच में जितनी भी डिस्टेंस हुई इसको अपन कहते हैं एम्पलीट्यूड। पॉजिटिव साइड में गई तो क्रेस्ट, नेगेटिव साइड में गई तो थ्रू। ये एक्स क्या है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव नहीं लिखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। ये है प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल मत लिखना। फिर यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के नॉर्मल पार्टिकल है। अभी ये गैस के नॉर्मल पार्टिकल, मतलब एक मीडियम है गैस, उसके नॉर्मल पार्टिकल अभी ऐसे रखे हुए हैं। अब और बना
नॉर्मल पार्टिकल रखे हुए, अभी कोई मूवमेंट नहीं है इसमें। अपन ने यहाँ से मारी आवाज, आवाज से क्या होगा, यहाँ पे गई वाइब्रेशन। अब यहाँ पे वाइब्रेशन गई तो ये पार्टिकल आगे की तरफ धक्का लगा इन पार्टिकल को, मान लो इन पार्टिकल को आगे की तरफ धक्का लगा, ठीक है, ये यहाँ पे चिपक गए, आगे की तरफ धक्का लगा तो ये पार्टिकल चिपक गए। अब क्या होगा, हमने बोला डिस्टर्बेंस आगे जाती है, अब इनको धक्का लगा वापस अपनी जगह पे तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये जो धक्का लगा, ये जो कंप्रेशन हुआ, जो डिस्टर्बेंस हुई, डिस्टर्बेंस आगे जाएगी। कुछ समय के बाद क्या देखोगे, कुछ समय के बाद जो स्टार्टिंग के पार्टिकल थे वापस अपनी जगह पे आ गए और धक्का आगे चला गया, ठीक है, स्टार्टिंग के पार्टिकल वापस अपनी जगह पे आ गए, धक्का आगे चला गया। कुछ समय के बाद ये और आगे चला जाएगा, स्टार्टिंग के पार्टिकल फिर अपनी जगह आ जाएंगे। तो जब भी अपन बोलते हैं वाइब्रेशन जाती है और वाइब्रेशन खींचती है, ठीक है। मान लो अपन यहाँ से ढोलक बजा रहे हैं, ठीक है, ढोलक बजा रहे, पहले अपन ने इसको धक्का दिया पीछे तो पार्टिकल इस साइड को खींचे, फिर ढोलक जाएगी वापस आगे की तरफ तो पार्टिकल आगे को गए, ढोलक को धक्का दिया, पार्टिकल खींचे, ढोलक वापस आई, पार्टिकल आगे की तरफ गए। तो जो नॉर्मल गैस थी, अब नॉर्मल गैस में अपन पैटर्न देखने लगेंगे। नॉर्मल गैस के मॉलिक्यूल सब बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे रखे थे, अब उसके अंदर अपन को पैटर्न देखने लगेंगे, कुछ दूर दूर रहेंगे और कुछ ठीक है, कुछ दूर रहेंगे, कुछ पास देखेंगे। पहले नॉर्मल गैस थी, अब उसमें अपन को पैटर्न दिखने लगा, कुछ दूर हो गए, कुछ पास हो गए। तो जहां पे भी पास है अपन कह सकते हैं इसकी प्रेशर डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे भी दूर है कह सकते हैं इसकी प्रेशर डेंसिटी कम है। तो जहां पे भी प्रेशर डेंसिटी ज्यादा होगी अपन को देखेगा कि ये एरिया कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड मतलब सिकुड़ा हुआ, इसको अपन कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है। जो एरिया कंप्रेस्ड है उसको अपन कहते हैं कंप्रेशन, जो एरिया फैला हुआ है उसको अपन कहते हैं रेरिफेक्शन। देखो, जो एरिया सिकुड़ा हुआ है उसको अपन कहते हैं कंप्रेशन मतलब एरिया ऑफ हाई प्रेशर, जो एरिया फैला हुआ है उसको अपन कहते हैं रेरिफेक्शन मतलब एरिया ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। एरिया ऑफ हाई प्रेशर कंप्रेशन, एरिया ऑफ लो प्रेशर रेरिफेक्शन। अब नॉर्मल सवाल, एरिया ऑफ क्या कहते हैं कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, बताओ किस तरीके की वेव की प्रॉपर्टीज हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव की और मैकेनिकल वेव की, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखना है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टी है कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, ठीक है। कंप्रेशन और रेरिफेक्शन लॉन्गिट्यूडनल की है, ट्रांसवर्स की प्रॉपर्टीज नहीं है, सीधे सीधे मतलब पैरेलल ऊपर नीचे, ठीक है। समझ में आ गया, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन समझ में आ गया। अब देखो, पहले अपन ने क्या देखा, क्रेस्ट और थ्रू। क्रेस्ट और थ्रू किसकी प्रॉपर्टी थी? ट्रांसवर्स वेव की। अपन ने देखा कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अब अपन कुछ वेरिएबल्स देखेंगे, कुछ वेरिएबल्स देखेंगे जो सारी वेव्स में अप्लाई होंगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड। अब देखो, अब अपन जनरल वेरिएबल्स ऑफ वेव्स देखेंगे। अब देखो, वेरिएबल्स ऑफ वेव्स लिखा है। अब वेव्स लिखा है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं लिखा, ट्रांसवर्स वेव नहीं लिखा, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल कुछ नहीं लिखा, मतलब ये सारी वेव्स में अप्लाई होगा, सारी वेव्स में अप्लाई होंगे वेरिएबल्स ऑफ वेव। अब वेरिएबल्स ऑफ वेव देखेंगे क्या है, सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा। लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ, ठीक है। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों में होगा लैम्डा। लैम्डा मतलब एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन की जो भी लेंथ है, ठीक है। हाँ, अपन कह सकते हैं दो क्रेस्ट के बीच की लेंथ। यहाँ पे अब एक ये बना लेते हैं, चलो। अब देखो, ये क्या था? क्रेस्ट। ये क्या था? चलो, ऊपर क्रेस्ट था, नीचे थ्रू था। अब दो क्रेस्ट के बीच की लेंथ को अपन कहते हैं वेवलेंथ, जो दो थ्रू के बीच की लेंथ को अपन कहते हैं वेवलेंथ, या फिर एक कंप्लीट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? यहाँ से जाके वापस यहाँ तक, इसको अपन कहते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन, और इसको भी अपन कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ऑसिलेशन क्या है? एक चीज गई, अब बताओ ये पार्टिकल आगे जा रहे हैं क्या?
पार्टिकल आगे नहीं जा रहे, पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, वेव आगे जा रही है। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब पार्टिकल, मान लो गैस का पार्टिकल क्या हो रहा था, पहले आगे गया, फिर वापस पीछे आया तो पीछे तक चला गया, फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया। तो इस पूरे को कहते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन की जितनी लेंथ होती है, मान लो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो ये पार्टिकल यहाँ गया 1 मिलीमीटर आगे, चलो 1 मिलीमीटर पार्टिकल आगे गया, फिर वापस आया होगा 1 मिलीमीटर, अब वापस यहीं पे तो रुका नहीं होगा और आगे चला गया होगा, तो 1 मिलीमीटर इधर, फिर वापस आ गया 1 मिलीमीटर, तो बताओ 4 मिलीमीटर हो गया टोटल। तो एक ऑसिलेशन में 4 मिलीमीटर हो गया, तो इसकी वेवलेंथ क्या हुई, इसकी वेवलेंथ हुई 4 मिलीमीटर की, ठीक है, 4 मिलीमीटर की वेवलेंथ हुई। एक कॉमन सवाल बताओ, एम्पलीट्यूड क्या हुआ इसमें, एम्पलीट्यूड क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, हाँ तू बता फिर इसका एम्पलीट्यूड होगा 1, देखो एम्पलीट्यूड होगा 1, देखो 1 कैसे, यहाँ से मैक्सिमम कितना गया, आगे की तरफ मैक्सिमम गया 1 मीटर, मतलब इसकी क्रेस्ट थी 1 मीटर की, पीछे की तरफ मैक्सिमम गया 1 मीटर, मतलब थ्रू भी थी 1 मीटर की, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया 1 मीटर का। ऑसिलेशन मतलब एक बार क्रेस्ट में गया, फिर वापस मीन पोजीशन में आया, लॉन्गिट्यूडनल लग रहा है। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल में भी क्रेस्ट और थ्रू होते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड होता ही है। तो देखो आगे गया, वापस आया, पीछे गया, वापस आया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ही है। टोटल हो गया इसका क्या, वेवलेंथ, मतलब एक बार क्रेस्ट में गया, वापस मीन पोजीशन में आया, थ्रू में गया, वापस मीन पोजीशन में आया। यहाँ पे भी देखो मीन पोजीशन में था, मीन पोजीशन में था, एक बार क्रेस्ट में गया, यहाँ तक पहुँच गया, देखो एक बार क्रेस्ट में गया मतलब यहाँ तक पहुँचा, वापस मीन पोजीशन में आया, वापस मीन पोजीशन में, फिर एक बार थ्रू में गया, यहाँ पे आया, वापस मीन पोजीशन में, वापस मीन पोजीशन में, समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक गया, इस लेंथ को अपन क्या कहते हैं, इस लेंथ को अपन कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड हुआ 1 मीटर का और वेवलेंथ हुई 4 मीटर की। तो अब देखो, हाँ क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या एम्पलीट्यूड, बट वो नीचे वाला एक मिनट देखो जो क्रेस्ट से मीन पोजीशन तक का डिस्टेंस है उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और जो दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस है, दो क्रेस्ट मतलब जो ये वाला डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस डिस्टेंस को बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो वेवलेंथ समझ में आ गया, वेवलेंथ मतलब एक वेव की क्या लेंथ है, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन की जो लेंथ है उसको अपन कहते हैं वेवलेंथ। अब वेवलेंथ के बाद आ जाओ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखो एक वेवलेंथ कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको अपन कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो वेवलेंथ अपॉन टाइम, टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड वेवलेंथ अपॉन टाइम, मतलब एक वेवलेंथ को कंप्लीट होने में करेंगे थ्रू करेंगे क्या, अरे एक ही तो आएगी, ठीक, वेवलेंथ अपॉन टाइम, वेवलेंथ को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा उसको अपन कहते हैं टाइम पीरियड। अब वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ अपॉन टाइम मीटर, वेवलेंथ अपॉन वेव स्पीड आएगा, देखो वेवलेंथ अपॉन टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे देखो टाइम पीरियड मतलब डायरेक्ट समझो फॉर्मूला नहीं, एक वेवलेंथ को जितना भी टाइम लगा उसको अपन कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अगर एक वेवलेंथ को पूरा 4 मीटर कवर करने में मान लो तुम्हारे 10 सेकेंड लगे तो 10 सेकेंड आ जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड, ठीक है। तो टी मतलब टाइम इज इक्वल टू सेकेंड में आएगा, ठीक है, जितने सेकेंड लगे, सेकेंड ऐसा ही यूनिट है, मीटर भी ऐसा ही यूनिट है। अब यहाँ पे देखो टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, यहाँ पे लिखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में जितनी ऑसिलेशन हुई, ठीक है, एक सेकेंड में जितनी ऑसिलेशन हुई मतलब जितनी वेव साइकिल हुई, ऑसिलेशन मतलब वेव साइकिल, एक सेकेंड में जितनी वेव साइकिल हुई उसको अपन कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ पर सेकेंड नहीं लिखा, वेव साइकिल पर सेकेंड लिखा है, या फिर यहाँ पे लिख दो ऑसिलेशन पर सेकेंड, ऑसिलेशन, इंग्लिश ठीक है, ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब बताओ ऑसिलेशन क्या, ऑसिलेशन मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन, मान लो 2 ऑसिलेशन हुई तो 1 2,
अगर मान लो 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो कितनी ऑसिलेशन हुई? 2 ऑसिलेशन। कैसे? 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 2 की। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? जैसे इसकी मीटर थी, वेवलेंथ की क्यों? लेंथ है मतलब मीटर, टाइम पीरियड, टाइम है मतलब सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होगी? तो देखो ऑसिलेशन कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 ऑसिलेशन, 10 ऑसिलेशन, तो जो भी नंबर रहते हैं नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो नंबर की यूनिट मतलब डायमेंशनलेस, तो ऊपर डायमेंशनलेस नीचे सेकेंड, तो इसको अपन कहेंगे पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट आ जाएगी पर सेकेंड। इसको यहाँ से भी देख सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड है मतलब पर सेकेंड। पर सेकेंड को अपन और क्या लिखते हैं? हर्ट्स। पर सेकेंड का मतलब होता है हर्ट्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। ठीक है, 3 वेरिएबल समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद अपन को क्या देखना है? वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होता है? देखो अरे नहीं करना भाई। वेव स्पीड क्या होता है? किसी भी वेव की स्पीड, अगर कोई वेव आगे जा रही है तो किसी स्पीड से आगे जा रही है। अगर रख दो मोबाइल मोबाइल, अगर वेव स्पीड आगे जा रही है तो अगर वेव आगे जा रही है तो किसी स्पीड से आगे जा रही है, जिस स्पीड से आगे जा रही है उसको अपन कहते हैं वेव स्पीड। किसी भी चीज की स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर अपन वेव की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस की जगह अपन वेव लेंथ लिख सकते हैं। वेव में कौन सी लेंथ होती है? वेव लेंथ, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ को अपन ने डिस्टेंस की जगह ले लिया वेव लेंथ। अब एक वेव लेंथ कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? एक वेवलेंथ कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड, तो अपन लिख देंगे वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अब वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड अपनी स्पीड की यूनिट आ गई, तो स्पीड क्या हो गई? वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को अपन क्या लिख सकते हैं? अब देखो इसको अपन ऐसे लिख दें, वेवलेंथ इंटू 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो इसको अपन लिख सकते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का साइन क्या रहता है? वो फ्रीक्वेंसी का साइन एफ भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, जो भी बनाना। किनारे एक बॉक्स बना के लिख के आना कि हमारे इस साइन का मतलब था फ्रीक्वेंसी, तो नंबर नहीं कटेंगे, कोई भी साइन बनाओ। ठीक है, न्यू भी होता है और एफ भी लिखते हैं। चलो अब स्पीड आ गई क्या? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। किसी भी चीज़ की स्पीड आ गई वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अब बताओ अगर तुमको दे दिया, मान लो किसी चीज़ की वेवलेंथ दे दी 10, फ्रीक्वेंसी दे दी 0.001, वेव स्पीड निकाल लोगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे दी, वेव स्पीड निकाल लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके वेव स्पीड आ जाएगी। अगर वेव स्पीड दे दी, अगर वेव स्पीड दे दी तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकाल लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेव स्पीड हो गया, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस चैप्टर में क्या बचा अपना? क्रेस्ट थ्रू सारी चीज नोट्स देख ले रहे हैं। नहीं, फॉर्मूले वगैरह तो बच्चे वो तो करा रहे हैं अभी, यानी जनरल प्रॉपर्टीज में क्या बचा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अब देखो नॉर्मल है, कोई थोड़ी बहुत थ्योरी है। वेव क्या है? वेव डिस्टरबेंस है जो आगे जाती है, डिस्टरबेंस आगे जाती है, एक्चुअल पार्टिकल आगे नहीं जाता। जो डिस्टरबेंस आगे जाती है एनर्जी कैरी करती है। अब वेव में तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्यों? वेव मान लो मैकेनिकल वेव में मैकेनिकल एनर्जी होगी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। वेव में क्या रहते हैं? वाइब्रेटिंग पार्टिकल रहते हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी अलग रहती है, वेव की वेलोसिटी अलग रहती है। पार्टिकल की वेलोसिटी घूम फिर के जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन में आ जाते हैं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेव की वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी। फिर उसके बाद क्या है? मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता दिया, मैटर वेव बता दिया, ट्रांसवर्स वेव, कंप्रेस। कौन से में? सॉलिड में दोनों वेव होती हैं, अभी बता रहे हैं। लिक्विड में भी लिक्विड में ट्रांसवर्स वेव नहीं होती है, लिक्विड के सरफेस बस में ट्रांसवर्स होती है। बता रहे हैं, अभी बताते हैं। टाइम पीरियड, फेज। अच्छा, फेज क्या होता है? फेज क्या होता है?
कोई भी एक पॉइंट ले लें, वेव का ये पॉइंट ले लिया, इसको अपन कहते हैं फेज। अब सेम फेज यहाँ पे कौन सा है, ये वाला तो है नहीं, ये वाला फेज आ जाएगा सेम फेज, ठीक है। ये फेज सेम नहीं क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो ये वाला फेज और ये वाला फेज सेम फेज है। मतलब कोई भी एक पॉइंट किसी भी एक गिवन टाइम पे वेव का कोई भी एक पॉइंट, उसको अपन कहते हैं वेव फेज। फिर डेरिवेशन वगैरह तो खुद देख लेना। चलो अब देखो कुछ चीज़ें जो देखो, अब समझने वाली चीज़ क्या क्या है, इधर देखो। सबसे पहले बताया नॉन मैकेनिकल वेव केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव होती है, वो समझ गए। अब जरा मैकेनिकल वेव में देखो, मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स वेव भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है। अब जो मैकेनिकल वेव की लॉन्गिट्यूडनल वेव रहती है, जो मैकेनिकल वेव की लॉन्गिट्यूडनल, देखो ये नॉन मैकेनिकल की नहीं, मैकेनिकल की मतलब जिसको मीडियम चाहिए, तो मीडियम की जो लॉन्गिट्यूडनल वेव रहती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में रहती है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में रहती है। बताओ ज़्यादा तेज किस में ट्रेवल करेगी, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में? सॉलिड में। क्यों? सॉलिड के पार्टिकल पास पास रहते हैं, अगर वाइब्रेट करेंगे पास पास मतलब जल्दी से वाइब्रेशन आगे भेजेंगे। गैस के पार्टिकल दूर दूर, यहाँ से वाइब्रेशन भेजने में इतना ट्रेवल करना पड़ गया। सॉलिड के पार्टिकल पास पास, वाइब्रेशन है जल्दी से ट्रेवल हो गई। तो ठीक, सॉलिड में डिस्टर्बेंस जल्दी ट्रेवल होती है, गैस में देरी से ट्रेवल होती है। क्या क्या लॉन्गिट्यूडनल में वाटर वेव कैसे आएगा? वाटर वेव तो ट्रांसवर्स वेव है, लिक्विड में ट्रांसवर्स वेव होगी, ठीक है। लॉन्ग ये साउंड वेव है, ये साउंड, वाटर वेव अलग चीज है। वाटर वेव जो सरफेस पे होती है उसको बस कहते हैं, ठीक है। हाँ देखो, सरफेस में चाहे नीचे कहीं भी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव वाटर में कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसको वाटर वेव नहीं कहते। सिंपल सी बात, लॉन्गिट्यूडनल वेव वाटर में होती है लेकिन उसको वाटर वेव नहीं कहते। वाटर वेव किसको कहते हैं? जो ट्रांसवर्सली वाटर के सरफेस में होती है उसी को बस वाटर वेव कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों जगह होती है, लेकिन उसको अपन वाटर वेव नहीं कहेंगे। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में सबसे तेज ट्रेवल किस में होगा? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। मतलब अपन बोलते हैं, अगर अपन बोलते हैं तो हवा में अपनी स्पीड जो तुमको सुनाई दे रही है फिर भी धीमी है, अगर किसी लोहे की रॉड के थ्रू बोलेंगे तो ज़्यादा जल्दी सुनाई देगी। सिंपल सी बात है। अब देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इतना अपन को समझ में आ गया। कैसे याद रखने के लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में साउंड ट्रेवल होता है, तो तीनों में लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब बात आई ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव तीनों में नहीं होती। ट्रांसवर्स वेव देखो, अब ये तीनों में हो जाती है, ठीक है। ट्रांसवर्स देखो, किसी भी वेव को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल का या फिर मीडियम का इलास्टिक होना जरूरी है। ट्रेवल करने के लिए मीडियम का इलास्टिक होना जरूरी है। अब इसमें भी इलास्टिक होना जरूरी है, इसमें भी इलास्टिक होना जरूरी है, लेकिन इसमें कम इलास्टिक चल जाएगा, इसमें कम इलास्टिक नहीं चलेगा। तो किसी भी वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का इलास्टिक होना जरूरी है। माना इसमें थोड़ा कम इलास्टिक चल जाएगा, इसमें कम इलास्टिक नहीं चलेगा। तो कम इलास्टिक क्या है? सॉलिड फिर भी इलास्टिक है, लिक्विड थोड़ी कम इलास्टिक है, गैस सबसे कम इलास्टिक है। तो ये वाली जो गैस है, जो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल मीडियम की, मैकेनिकल वाली ट्रांसवर्स वेव किस में ट्रेवल कर सकती है? सबसे पहले तो सॉलिड में और लिक्विड के सरफेस में। अब लिक्विड सरफेस क्यों लिखा? लिक्विड सरफेस अलग चीज होती है और लिक्विड अलग चीज होती है। लिक्विड सरफेस केवल सरफेस की बात करें, लिक्विड का सरफेस इलास्टिक होता है, लिक्विड का सरफेस इलास्टिक होता है, लेकिन पूरा लिक्विड इलास्टिक नहीं होता। बताते हैं। तो देखो, लिक्विड का सरफेस इलास्टिक होता है लेकिन लिक्विड इलास्टिक नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो ट्रांसवर्स वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रेवल करेगी। तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों में ट्रेवल करेगी, लिक्विड सरफेस में भी ट्रेवल करेगी, लिक्विड में भी, गैस में भी, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में कभी भी लिक्विड मत लिख के आना, ट्रांसवर्स वेव में आएगा लिक्विड सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सॉलिड में कैसे, मान लो तुमने एक स्ट्रिंग ले ली, ओम स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रेच करी, एक रस्सी दीवार से बांधी, स्ट्रेच करी और उसको ऐसे मारा तो रस्सी ऐसे ऐसे जाएगी, सॉलिड में ट्रेवल, ठीक है। लिक्विड सरफेस में ऐसी ट्रेवल देख ली थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड हर जगह ऐसे आगे पीछे करके ट्रेवल करेगा। तो ठीक है, ये तीन चीज समझ में आ गई। और नॉन मैकेनिकल में भी दोनों नॉन मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। नॉन मैकेनिकल मतलब जिसको मीडियम नहीं चाहिए वो लॉन्गिट्यूडनल हो ही नहीं सकती। नॉन मैकेनिकल केवल और केवल वैक्यूम में ट्रेवल करती है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आएगा ही नहीं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मैटर हैं और मैटर की एब्सेंस को अपन कहते हैं वैक्यूम।
तो नॉन मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल करती है जहां पे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं रहते। नॉन मैकेनिकल में केवल और केवल जीरो ग्रेविटी अलग चीज है, वैक्यूम अलग चीज है, तो उसमें आएगी केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? और